मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। ये कहना था DGISPR का, जो उन्होंने जर्मन जरीदे के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में इस बयान के साथ जायज़ा लेंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक नई पाबंदी लगाई है और इस पाबंदी के नतीजे में हिंदुस्तान ईरान से आउट हो गया है। चाबहार की बंदरगाह की बात कर रहा हूँ कि जिसका नाम हम कुलभूषण यादव की वजह से जानते हैं। क्या असरात होंगे खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा। सभी खुशियां मना रहे हैं इस जहां के अंदर सिवाय इबलीस के, और इबलीस कौन है इस बात का भी जायजा लेंगे। इस मुआहदे के असरात क्या होंगे खित्ते के ऊपर, हिंदुस्तान को कितनी परेशानी होगी, इस अमर का भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ साथ में ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बड़ा बैलेंस किस्म का पैनल है और आज सियासी मामलात के साथ साथ अस्करी महाज के ऊपर पाकिस्तान को किस कदर कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, किस कदर चैलेंजेस हैं और क्या कुछ पाकिस्तान आगे कर सकता है, दोनों चीज़ों का जायजा लेंगे। जनरल साहब सर, अगर आप इसको अस्करी महाज पर हम देखें तो ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने गारंटी ली है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की। बहुत पहले से ये बात 70s से ये शायद जुमला कहा जा रहा था। अब इस उन जुमलों के अंदर और अब इस मुआहदे के दोनों के सर असरात क्या हैं? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का कितना पुराना ताल्लुक था जो अब एक मुआहदे की सूरत में सामने आया है, और अस्करी एतबार से इसमें क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो खित्ते की सलामती और सालमियत के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का किरदार जो है वो किसी भी मुल्क के मुकाबले में अब खित्ते के अंदर बड़ा मजबूती से सामने आया है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो तकरीबन 8 दहाइयों पे मुहित है, और इससे पहले भी हमारे 2-3 बल्कि ऐसे एग्रीमेंट्स रहे हैं जहाँ पे हमने उनको दफाई शोबे में उनके साथ कोऑपरेट किया। और एक्चुअली अगर आप देखें तो एक अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज किया गया है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, वेरेज हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा से उनको ट्रेनिंग में उनको हेल्प करते रहे हैं, और बाकी जो तैयारियां उसमें हेल्प करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था ऑपरेशन मार्का हक और बनियानुल मरसूस से, उसी की कंटिन्यूएशन है ये कि उस वक्त पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, और उसके बाद से दुनिया जो है पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रही है। अब जबकि एक अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अपहीवल है, और जो उनके ट्रेडिशनल अलाय थे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके ऊपर रिलायंस और उनके ऊपर एतबार और उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। पर्टिकुलरली जो गाजा में एट्रॉसिटीज जारी हैं, और उसके बाद जो दोहा पे पर अटैक किया इजराइल ने, उसके बाद अरब वर्ल्ड जो है वो उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती अमेरिका को कि वो उनकी सिक्योरिटी का कोई ख्याल रखेंगे। तो इस वजह से नेचुरल एक आउटकम था कि सऊदी अरेबिया जो कि बहुत अहम मुल्क है उस खत्ते में, उसने पाकिस्तान की तरफ देखा कि पाकिस्तान उसकी मदद करे उसके दफा में। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी अस्करी लिहाज से एक बहुत बड़ी हमारी एक रिकग्निशन और हमारे लिए काबिल फ़ख्र और एक रिस्पेक्ट की बात है कि हमें मतलब वो पोजीशन मिल रही है कि जहाँ पे हरमैन शरीफैन के लिए पर्टिकुलरली हम बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा जनरल साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन होंगे? क्या हम वहाँ पर अपना जो न्यूक्स है वो डिप्यूट करेंगे? क्या हम वहाँ पर जो है वो कोई मिसाइल सिस्टम डिप्यूट करेंगे? वहाँ पे कोई अपनी आर्टिलरी डिप्यूट करेंगे? एयरफोर्स डिप्यूट करेंगे? कोई बेसिस वहाँ पर जो है वो, जिस तरीके से अमेरिका मुख्तलिफ इलाकों में बेसिस रखता है, बगराम बेस की बात भी ट्रम्प साहब कह रहे थे कि दोबारा लेंगे, जिस तरीके से जो है वो कतर के अंदर उनके बेसिस हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान के बेसिस होंगे सऊदी अरब के अंदर। सर मैं ये नहीं कहता कि होगा क्या, लेकिन क्या क्या ऑप्शन होंगे अगर ये हम बता सके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जाहिर है कि ऐसी होंगी कि जो एग्रीमेंट का पार्ट होंगी, जो कॉन्फिडेंशियल भी होंगी, और कुछ चीज़ें जो है लोगों के सामने आएंगी, लेकिन बीइंग एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर या बीइंग एक तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? हम वहाँ पे क्या कुछ कर सकेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, और पाकिस्तान के पास ऐसी ताकत है हर लिहाज से, हर डोमेन में, कि हम किसी भी एग्रेशन को डिटर कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है और इस पैक्ट के अगेंस्ट, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हो। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आगे मजीद आया होनी है। 2 डोमेन है मेन, एक कन्वेंशनल डोमेन और एक अनकन्वेंशनल डोमेन। कन्वेंशनल डोमेन में आपके मतलब
आप अगर गन्स और टैंक्स और एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और कन्वेंशनल मिसाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वेयर एज अनकन्वेंशनल में आप न्यूक्लियर डोमेन की बात करते हैं। बहुत इसमें बातचीत हो रही है, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो पैक्ट के ऊपर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो अभी तक अवेलेबल है। लेकिन मेरी असेसमेंट में, अगर मैं जाती असेसमेंट आपको दूं, तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल और मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अभी तक, जाहिर है हमारी रिलायंस भी यूएस के ऊपर है और सऊदी अरेबिया की रिलायंस भी यूएस के ऊपर है, और न्यूक्लियर वेपन जो है वो हमेशा से हमारे इंडिया स्पेसिफिक रहे हैं। उनका किसी और मुल्क के लिए, किसी और के अगेंस्ट यूज होना, ये मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल प्रपोजिशन होगी, जो मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन यूं ही आगे आप रिस्पॉन्सेस देखते हैं यूएस के, जो अभी तक किस तरह के कोई क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उससे और जो मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की तरफ से, उससे आपको मजीद चीजें जब रियलिटी चेक्स लगेंगे इन एग्रीमेंट्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि मजीद ये खदोखाल क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जनरल साहब की भी आपने सुनी। सर, मैं दिफाई मामलात की बात जनरल साहब से कर रहा था, लेकिन सर इसका एक सियासी पहलू भी है। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने बड़ा मोहताज जवाब दिया कि हमें सब कुछ मालूम था, लेकिन हम देख रहे थे, हम जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, पहले हालात देखेंगे, मामलात देखेंगे, खित्ते के मामलात हम देख रहे थे। फिर सियासी पहलू की अगर बात करें तो फिर एक अमेरिका का रद्द-ए-अमल है कि जाहिर है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक सिक्योरिटी, एक गारंटी जो है अमेरिका की तरफ से अगर कोई थी तो वो पाकिस्तान के पास आ गई, और फिर पाकिस्तान का झुकाव चाइना के साथ, और ये पूरा एक स्ट्रेटेजिकली आप समझिए कि एक पूरी एक इसकी जो है वो थ्योरी है। तो अगर पॉलिटिकली आप इसका इम्पैक्ट देखें तो चीमा साहब क्या अभी तक अखज़ कर पाए? अब तो 2 दिन हो गए तकरीबन। देखिए, मैं इसको देखता हूं कि एक तो इसको ग्लोबली कैसे रिसीव किया जा रहा है। ग्लोबली देखें, इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तमाम वेस्टर्न प्रेस और तमाम वेस्टर्न थिंक टैंक्स जो हैं वो लिख रहे हैं कि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नोयत की डेवलपमेंट है। ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई। और पाकिस्तान की देखें, जो 2025 है ना, दैट इज बेसिकली ईयर ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल, जिसे कहते हैं ना, जियोपॉलिटिकल रिसर्जेंस का ये ईयर है। आपने एक अच्छी जंग लड़ी, दुनिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को देखा कैसे फैसले करते हैं। पिछली लीडरशिप की तरह नहीं है कि डिफेंसिव थे, मतलब परेशान थे। अब लीडरशिप जो है वो एक जो जिसे कहते हैं ना, ग्लोबली उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिकग्नाइज किया जा रहा है। सो इस एंगल से अगर आप देखें तो ये दुनिया महसूस कर रही है कि ये इस काबिल हैं कि ये अपना भी दिफा कर सकते हैं और दूसरों का भी दिफा कर सकते हैं। सो इसलिए कोई कह रहा है जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, कोई इसलिए कह रहा है जी सिक्योरिटी गारंटीज वहां पे दे रहे हैं, बिकॉज अब हमारी पिक्चर दुनिया के सामने आ गई। और दूसरा, हमें इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि यार ये जो मुल्क है, ये इसके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज नॉट प्योरली वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनके मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो डाइवर्सिफाइड है। हमारे पास F-16 भी है, JF-17 भी है, हमारा बाकी भी जो फौज है वो डिफरेंट ममालिक से उसने असला लिया, लार्जली चाइना से लिया है। तो हमें इस एंगल से भी देखा जा रहा है। तीसरी देखिए, एक अहम बात ये भी है कि हमें भी अपना बताना है कि हम किस तरह इस अलायंस को देखते हैं।